हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम निखिल द्विवेदी है। मेरा चयन हाल में ही घोषित यूपी पीसीएस 2019 एसीएफ आरएफओ एग्ज़ाम में रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर के पद पर हुआ है। उसमें मैंने 15वीं रैंक हासिल की है। यह मेरा दूसरा प्रयास था। प्रथम प्रयास में मैं इंटरव्यू तक पहुंचा था। वैसे मेरी प्रारंभिक शिक्षा सुल्तानपुर ज़िले से हुई है। उसके पश्चात मैंने ग्रेजुएशन एनआईटी तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु से किया है, जहां मेरी ब्रांच इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग थी। उसके पश्चात मैंने एलएनटी में असिस्टेंट इंजीनियर के पद पर कार्य किया। उसके पश्चात मैंने सिविल सर्विसेज में आने का निर्णय लिया। सिविल सर्विसेज में आने के पश्चात आपको ज़रूरत होती है एक मेंटर, एक मोटिवेटर, एक गाइड की, और यहाँ मेरा पूरा कार्य किया हमारे बड़े भाई श्री रविशंकर द्विवेदी, जिनका चयन उत्तर प्रदेश पीसीएस 2017 में डीपीआरओ के पद पर हुआ था। वास्तव में सिविल सर्विसेज की तैयारी में आपको एक, जैसा कि हम टेक्निकल में तैयारी करते हैं IIT-JEE, IIEEE में, वहाँ पर आपको लगता है कि हमको सिलेबस मिल गया, सिलेबस के अकॉर्डिंग बस उतना करके हमारा चयन हो जाता है। लेकिन यहाँ आपको सार्वभौमिक रूप से पढ़ना होता है, और उस दिशा में ज़रूरी होता है आपको सिलेबस की एग्जैक्ट जानकारी, इसके साथ में ही आपको क्या नहीं पढ़ना है। यूपी पीसीएस के चयन में 3 प्रक्रियाएं फॉलो होती हैं: प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। प्रीलिम्स के स्तर पर जैसा कि हमें पता है कि उसमें 7-8 से सब्जेक्ट होते हैं, और मैं क्रमवार तरीके से मैंने क्या स्ट्रेटजी फॉलो की, मैं उस पर आपको कुछ बताना चाहूँगा। हो सकता है मेरी स्ट्रेटजी आपके काम की ना हो, लेकिन मुझे लगता है कि मैं अपनी स्ट्रेटजी को आपको बताऊं, जिससे कि वो कुछ कमियां अगर हों आप में, तो उसको इस माध्यम से सुधार कर सकते हैं। सर्वप्रथम हिस्ट्री में, एंशिएंट हिस्ट्री में जैसा कि हमें पता है कि हम 11th की एनसीईआरटी, मेडिवल में लूसेंट्स के माध्यम से भी काम चल जाएगा। स्पेक्ट्रम को हम मॉडर्न हिस्ट्री का एक बेस बना सकते हैं। इसके पश्चात आर्ट एंड कल्चर के लिए हम फाइन आर्ट की एक एनसीईआरटी की बुक आती है, और नितिन सिंघानिया की बुक। इन दोनों के माध्यम से आर्ट एंड कल्चर पर एक मजबूत स्थिति बनाई जा सकती है। ज्योग्राफी तक मैंने जो फॉलो किया है 6 to 12 एनसीईआरटी, और 6 to 12 एनसीईआरटी में अगर आपकी अच्छी पकड़ है, तो मुझे लगता है कि आपको न केवल यूपी पीसीएस बल्कि यूपीएससी में भी बाहर से कुछ भी मदद नहीं लेनी पड़ेगी। साथ ही साथ आप एक ऑक्सफोर्ड की जो मैपिंग का होता है उसको आप फॉलो कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स के लिए मैंने 11th की एनसीईआरटी को फॉलो किया। उसके साथ में मुनाल सर के लेक्चर्स को मैंने काफ़ी थॉरोली तरीके से उसका अध्ययन किया। उससे क्या हुआ कि जो इकोनॉमिक के लिए एक लोगों के मन में एक डर बना रहता है कि इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट थोड़ा सा टफ है, लेकिन मुझे इस लेक्चर्स के बाद मुझे काफ़ी कंफर्टेबल फील हुआ कि इकोनॉमिक्स आराम से किया जा सकता है। पॉलिटी के लिए मैंने 11th की एनसीईआरटी, और जैसा कि सबको पता है लक्ष्मीकांत की बुक फॉलो किया। इन दोनों के पश्चात पॉलिटी के लिए आपको किसी भी सोर्स की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इन्वायरमेंट के लिए मैंने शंकर आईएएस की बुक को एक सोर्स के रूप में रखा, और उसके लिए मुझे लगता है कि करंट अफेयर्स के साथ आप करके आप इन्वायरमेंट में काफ़ी अच्छी पकड़ बना सकते हैं। साइंस के लिए मैंने लूसेंट को अध्ययन किया, और उसके साथ में करंट अफेयर्स। उसके पश्चात यूपी और सेंसस के लिए आप एक कोई भी बुक ले सकते हैं, और उसका आप थॉरोली अध्ययन कर सकते हैं। करंट अफेयर्स के लिए मैंने विज़न की मंथली मैगज़ीन फॉलो किया, और लास्ट में घटना चक्र की जो ईयरली बुक आती है मैंने उसको फॉलो किया। ये तो मैंने आपको बेसिक बुक्स के बारे में बताया। बेसिक बुक्स पर अगर आपकी एक बार पकड़ बन जाती है, फिर आप घटना चक्र के लिए हिस्ट्री, जियोग्राफी, इन्वायरमेंट और साइंस, इस 4 घटना चक्र को आप 3 बार रिवीजन करके आप अपने बेसिक नॉलेज को वेरीफाई कर सकते हैं। और यहाँ से होने के पश्चात आपका जो स्टैटिक और ये जो मैंने जो पोर्शंस बताएं, ये सारे आपके मजबूत हो जाएंगे। और करंट अफेयर्स के लिए मैंने मैगजीन्स का बता दिया, और इन सबको अगर आप एक अच्छे तरीके से फॉलो करते हैं तो आप जो GS1 पेपर है
उसमें आप 150 क्वेश्चंस में 140 क्वेश्चन तक आप कंफर्टेबली अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब मैंने नॉलेज के बेसिस पे तो बता दिया कि ये सारी चीज़ें की जा सकती हैं, लेकिन यूपीएससी की इस यूपी पीसीएस की तैयारी में मुझे एक चीज़ जो दिखाई दिया कि हम इन सब्जेक्ट को एक साइंटिफिकली तरीके से पढ़ें तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। जैसा कि सब्जेक्ट तो ये सारे ह्यूमैनिटी के हैं, लेकिन हमें पढ़ना साइंटिफिक तरीके से। साइंटिफिक तरीके से पढ़ने से हमारी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी स्ट्रांग हो जाएगी, और जब आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी स्ट्रांग होती है तब आप जो ऑब्जेक्टिव पेपर होते हैं, आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसके बारे में आपको कुछ भी नहीं पता है, लेकिन आपने जो बेस स्ट्रांग किया है अपनी बेसिक बुक्स और इन सब से, वहाँ से आप क्वेश्चन को शानदार तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं। और इसका मुझे फ़ायदा नज़र आया 2019 की पीसीएस के प्रीलिम्स एग्ज़ाम में, जो कि काफ़ी हद तक डिफरेंट आया था। वहाँ पर मेरा 110 से 112 क्वेश्चन सही था। और इसके पश्चात जो GS2 पेपर होता है उसमें रीजनिंग और मैथ आता है। अब साइंस बैकग्राउंड वालों को तो मुझे लगता है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड वालों को, उनको एग्ज़ाम से 2 महीना पहले इस चीज़ के लिए आप 1 घंटा अगर डेली देते हैं तो आप वहाँ पर कंफर्टेबली आराम से 33% वहाँ पर कैच कर सकते हैं। मेंस एग्ज़ाम की बात करते हैं तो मैं मेंस की तैयारी के लिए मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि मेंस को ऐसे अलग से नहीं पढ़ा जाता, ना ही प्रीलिम्स को। हमें तैयारी मेंस ओरिएंटेड करनी है। मेंस ओरिएंटेड करने से हमारा प्रीलिम्स, मेंस और अगला जो स्टेप इंटरव्यू है वो भी आराम से क्लियर हो जाता है। तो मेंस में जैसा कि GS1 पेपर है, इसमें आपको हिस्ट्री के लिए मैंने जो बताया, उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस के लिए आप NCERT 12th की रेफ़र कर सकते हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए मैंने टॉपिक वाइज अपने अलग अलग, जैसे मैंने विज़न के मटेरियल से अपने नोट्स को तैयार कर लिया था। वहाँ पर इंडियन सोसाइटी का जो पोर्शन है, मेरा मानना है कि आप वहाँ पर उन टॉपिक को, जैसे वहाँ पर सेकुलरिज्म है, ऐसे टॉपिक्स पे आपके 2-2 पेज के नोट्स और करंट का एडिशन होना चाहिए। इससे आपका आंसर काफ़ी अच्छा लगता है। और ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इन सब के लिए मैंने पहले ही बता दिया। जहाँ तक GS2 की बात है, GS2 में पॉलिटी के लिए जो प्रीलिम्स में है वही काफ़ी है। गवर्नेंस के लिए आप सेकंड ARC की रिपोर्ट और विज़न के मटेरियल से टॉपिक वाइज आप नोट्स बना सकते हैं। इसके पश्चात जो सोशल जस्टिस का पोर्शन है, इसमें आपका जो डेली का न्यूज़पेपर है ये काफ़ी अच्छा रोल अदा करता है। वहाँ पर आप एक क्रम से आप 2 पेज 1.5 पेज का नोट्स अगर टॉपिक वाइज बना लेते हैं तो आपको फाइनल मेंस के समय काफ़ी मदद मिलती है। उसके पश्चात इंटरनेशनल रिलेशन में, इंटरनेशनल रिलेशन बेसिकली साल भर की आपकी करंट की जो न्यूज़ हैं और साथ साथ में वर्ल्ड हिस्ट्री के साथ आपकी बेसिक समझ जो है, इसमें आप अच्छा आंसर बना सकते हैं। साथ ही साथ आपको इसमें मैपिंग की प्रैक्टिस करनी चाहिए, जिससे कि आपका आंसर विजुलाइज दिखता है। आपको जो एग्ज़ामिनर होता है उसको लगता है कि आप वास्तव में चीज़ों को समझ रहे हैं। GS3 की बात आती है। GS3 में इकोनॉमिक्स के लिए मैंने मेंस में रामेश्वर सर के नोट्स फॉलो किए थे, और इन्वायरमेंट के लिए जो आपकी मेंस 365 आती है वही काफ़ी है। साइंस टेक के लिए भी करंट के मटेरियल जो होते हैं उसी से काम हो जाता है। डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए आपको जो बेसिक टर्म्स हैं, बेसिक जो सिलेबस में चीज़ें लिखी हैं, आप उसको अगर अपना नोट्स बना लेते हैं तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होती। और उसके पश्चात इंटरनल सिक्योरिटी इज़ ऑल्सो डिपेंड्स ऑन करंट अफेयर्स। सो इफ़ यू आर वेल प्रिपेयर्ड इन करंट अफेयर्स इन इंटरनल सिक्योरिटी, देन देयर इज़ नो इशू टू वरी। GS4 में एथिक्स का जो पोर्शन होता है, एथिक्स के पोर्शन में आप जो टॉपिक हैं उन टर्म का आप एक डेफिनेशन, उसकी 2-4 लाइन आप उसके प्रोज कॉन्स के बारे में, उसके बाद 2 कोटेशन और 2-3 उसके जो एग्जाम्पल्स होते हैं उसमें 1-2 अगर करंट के हो जाएं तो काफ़ी अच्छा होता है। इन सब के साथ ही एस्से का जो पेपर होता है, एस्से के पेपर में आपको कुछ अलग, कुछ यूनिक लिखना होता है। ये चीज़ तो सबको पता है। मैं यहाँ पर एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा कि जो आपका जो फ्लो है, आंसर का जो फ्लो है, एस्से का जो फ्लो है इतना अच्छा होना चाहिए कि एग्ज़ामिनर एस्से को पढ़ के लास्ट लाइन पर कब पहुँच गया उसको
मतलब उसको पता नहीं लगना चाहिए, इतना अच्छा आपका आंसर होना चाहिए। इसके लिए आप कुछ एनेक्डोट तैयार कर सकते हैं जिससे आपका एस्से और लोगों के एस्से से डिफरेंट हो सकता है। एनेक्डोट आपको एग्ज़ाम हाल में एकाएक याद आएगा ऐसा मुझे नहीं लगता कि इतना आसान है। आपको एनेक्डोट तैयार रखने होंगे। एनेक्डोट अगर आप तैयार रखे हैं तो आपका एस्से 3 एस्से में, अगर आप 1 में 2 में अगर आपने एनेक्डोट डाल दिया है तो आपको एस्से में अच्छे नंबर मिल जाएंगे। हिंदी के लिए आदित्य प्रकाशन की एक बुक आती है, आप उसको रेफ़र कर सकते हैं। और साथ साथ में उसमें जो लेटर होता है 4-5 लेटर टाइप हैं, आप उनके एक पेज के नोट्स बना लीजिए। लेटर क्या है, उसकी क्या विशेषताएं हैं और एक उसका फॉर्मेट। इसके साथ ही हिंदी को अगर आप कम लेंगे तो आपको सिलेक्शन में दिक्कत आ सकती है, ख़ास करके अंग्रेजी माध्यम के स्टूडेंट के लिए। इन सब के साथ ही मेंस क्लियर किया जा सकता है। नेक्स्ट स्टेज है इंटरव्यू। इंटरव्यू में जो मुझे लगता है कि वहाँ पर आप जो हैं आपको बस वही प्रेजेंट करना है, आपको ना उससे ज़्यादा ना उससे कम, और वहाँ पर आपको पोलाइट हम्बल रहना है। मुझे लगता है इंटरव्यू में ये मायने नहीं उतना रखता कि आप क्या बोल रहे हैं, मायने ये ज़्यादा रखता है कि आप कैसे बोल रहे हैं। जैसे कोई भी चीज़ आपसे बोली जाती है, पूछी जाती है, तो आप एक नॉर्मल तरीके से अच्छे से, जिससे कि जो सामने व्यक्ति बैठा है उसको आराम से चीज़ें समझ आ जाएं। आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं रखनी है उसमें, नहीं तो इंटरव्यूअर फिर आपको नंबर देने के बेसिस पे वहाँ आपको प्रॉब्लम आ सकती है। और इंटरव्यू का वेटेज इसमें काफ़ी अच्छा है। और फिर ये सारी तो मैंने आपको स्टेजेस बता दी कि ऐसे ऐसे में सिलेक्शन होता है, लेकिन इन सब के बीच कुछ सारी चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसा कि आपको पता है इसमें 2 ऑप्शनल होते हैं और ऑप्शनल का रोल इस एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा होता है। ऑप्शनल के लिए आपको ऐसे ऑप्शन चूज़ करना चाहिए जो स्कोरिंग हो और जिसमें आपका अच्छा इंटरेस्ट हो। मेरे ऑप्शनल मैथमेटिक्स और इन्वायरमेंटल साइंस थे। मैथमेटिक्स चूज़ करने का कारण ये था कि मुझे मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट था और मेरा मैथमेटिकल बैकग्राउंड भी था। इन्वायरमेंटल साइंस सिलेबस छोटा है और इसलिए काफ़ी अच्छा था। मैथमेटिक्स के लिए आप IMS के नोट्स प्रेफर कर सकते हैं और मैंने वही किया था। और साथ में कुछ आप जिसमें आपको लगता है कि आपको कुछ बुक्स की मदद चाहिए, उसमें आप बुक्स भी रेफ़र कर सकते हैं। और इन्वायरमेंटल साइंस में शंकर IAS की बुक, करंट अफेयर्स और जो कुछ डेटा के साथ आप अपने इन्वायरमेंटल साइंस के जो ऑप्शनल है उसको आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं और इसके बेसिस पे इन 2 ऑप्शनल में आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। ये तो मैंने आपको सारी स्ट्रेटजी बताई। अब बात आती है कि हम इसको कैसे इम्प्लीमेंट करें। इसमें सबसे ज़रूरी है मेंस में आंसर राइटिंग का। आंसर राइटिंग हम लोगों के लिए बहुत डिफ़िकल्ट टास्क लगता है। हमें लगता है कि कल से करेंगे, परसों से करेंगे, तो इसमें जितना ही हम नज़रअंदाज करते जाते हैं हमारा सिलेक्शन उतना ही पीछे होता चला जाता है। तो इसके लिए हमें करना क्या है? इसके लिए आपको कुछ फर्म डिटर्मिनेशन, कुछ आपको दृढ़ निश्चय करना होगा। जैसे कि आपको लगता है कि आंसर राइटिंग सुबह कर लेंगे, शाम को कर लेंगे, चलो ठीक है, सारा कंप्लीट करने के बाद रात को कर लेंगे, लेकिन एक्चुअल में ऐसा हो नहीं पाता है। तो मेरा मानना है कि अगर आप इस फेज़ से गुजर रहे हैं कि आंसर राइटिंग डेली 2-4 दिन डिले होता जा रहा है, तो आप एक काम करिए, सुबह उठिए, सबसे पहले 2 आंसर 4 आंसर लिखना शुरू करिए। आंसर कैसा है इस पर आप जज करना शुरू से मत करिए। आप सिलेबस ख़त्म करने के बाद आप आंसर राइटिंग शुरू करिए। आप धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका आंसर दिन प्रतिदिन आपकी ही नज़रों में अच्छा होता चला जाएगा। उसके लिए आपको ये गाइड मेंटर अगर आपके पास है, और मुझे लगता है कि आपको किसी न किसी से बात करके आपको एक गाइड मेंटर अपना रखना चाहिए, जिससे कि आप में क्या कमियां हैं उस समय के अंदर ही सुधारी जा सकें। तो आंसर राइटिंग बहुत ही ज़रूरी है। इसके बाद आंसर राइटिंग में यूनिक कैसा होना चाहिए और लोगों से कितना अच्छा हमें नंबर मिलना चाहिए, इसके लिए मुझे लगता है कि मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, अगर आप इसको करेंगे तो हर क्वेश्चन में 1-2 नंबर का आपको अच्छा वेटेज मिलेगा।
आपने सुना होगा कि डायग्राम फ्लो चार्ट बनाना चाहिए। मैं आपको कुछ और बताऊंगा। डायग्राम फ्लो चार्ट आप बनाइए। पहले आप एक मोटी नोटबुक खरीद लीजिए, उसमें आप सिलेबस वाइज 3-3 पेज का हर टॉपिक का आप वहाँ पर पेज छोड़ के आपने पूरा बना लीजिए। उसमें आप जैसे पॉवर्टी है, पॉवर्टी पे आपके पास 1-2 फिगर होने चाहिए। अब आपको फिगर कहाँ से मिलेगा, सपोज आपकी समझ में नहीं आ रहा, तो आप टॉपर्स की कॉपी देख सकते हैं। जैसा कि आपको टॉपर्स की कॉपी हर जगह अवेलेबल हैं। आपको कहीं कहीं आप देखिए कि भाई न्यूज़पेपर में भी आता है, वहाँ से आप ये सारी चीज़ निकाल के, और ये सतत प्रक्रिया है, ये एक दिन का कोई काम नहीं है। आप साल भर अपना नोट्स ये आप मेज पे होना चाहिए। कभी भी आपको कहीं भी ऐसी कोई फ्लो चार्ट डायग्राम दिखते हैं, उसके साथ में डाटा भी, इन सबको आप टॉपिक वाइज जब रखेंगे, साल भर के बाद देखेंगे आपकी कॉपी इतनी अच्छी हो जाएगी, उसमें आपको सारे फ्लो चार्ट, डेटा, डायग्राम सब मिल जाएंगे। और वहाँ से जब आप आंसर लिखेंगे तो आपका आंसर और सबसे काफ़ी अच्छा दिखेगा। तो आंसर राइटिंग के लिए आपको डेली और इस सब का एडिशन आपको करना पड़ेगा। इस तैयारी में न्यूज़पेपर का भी काफ़ी अहम रोल है। न्यूज़पेपर में आप द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस में कोई रेफ़र कर सकते हैं। मैंने द हिंदू रेफ़र किया था। उसके साथ में आप एडिटोरियल डिस्कशन भी देख सकते हैं, और मैंने इसके लिए ओनली IAS चैनल को फॉलो किया था। और इस प्रकार आप, ज़रूरी नहीं है कि आप उसका नोट्स बनाएं, लेकिन अगर वो चीज़ें आप डेली पढ़ते हैं और आप डेली देखते हैं, तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उसमें आपकी एक पिक्चर बनती चली जाती है, और वहाँ से आपको प्रीलिम्स के बेसिस पे और मेंस में भी आपको इंस्टेंट काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी दिमाग में आती हैं जो आपको पता भी नहीं होता आपने कब पढ़ी थी, लेकिन वो चीज़ें वहाँ सही हो जाती हैं। इन सारे के पश्चात अब मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ जिससे आप इस प्रक्रिया में जल्दी सफल हो सकते हैं। जैसा कि इसमें सबसे ज़रूरी होता है पंक्चुअलिटी। आपका रूटीन मंथली, वीकली और डेली होना चाहिए। जो मैंने फॉलो किया था, मैंने मंथली, वीकली, डेली रूटीन बनाने के पश्चात मैं जब सुबह डेली उठता था तो मैं सबसे पहले अपना सुबह का रूटीन बनाता था और रूटीन को सामने चिपका देता था। और वहाँ से आपको रूटीन ऐसे बनाने हैं जो आप रात तक कंप्लीट कर सकें। ऐसा नहीं कि आपकी महत्वाकांक्षाएं तो बहुत है, मैं शाम तक मुझे काफ़ी कुछ कंप्लीट कर देना है। नहीं, जितना आप कंप्लीट कर सकते हो, आप 8 घंटा पढ़ाई करते हैं, 10 घंटा करते हैं, जितना भी करते हैं, आपको उसमें फिर आपको जैसे 2 घंटा आपको पॉलिटी पढ़ना है, 2 घंटा आपको लेक्चर देखने हैं, आपको वहाँ से चीज़ें करके टिक करते जाना है। अगर आप शाम को बिस्तर पर जाने तक आप अपने रूटीन को डेली का डेली फॉलो करके कंप्लीट कर रहे हैं, तो आप मेरी ये बात मान के रखिए कि आपका सिलेक्शन होना है, बस उसकी डेट डिसाइड होनी बाकी। और आप बीच में 2-4 दिन ऐसे, फिर 2-4 दिन अगर ऐसे आप वेस्ट करते हैं तो कहीं न कहीं आप सिलेक्शन को 1 साल 2 साल दूर कर रहे हैं। तो आप फर्म डिटरमाइंड होकर तैयारी करिए, और साथ ही साथ जो सिलेबस है उस पर आप रिस्ट्रिक्टेड रहिए। और जैसे मार्केट में बहुत सारे मटेरियल आपको दिखते हैं, आप उन सब को किनारा करते हुए जो भी चीज़ें जो मैंने बताई हैं, अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो मुझे लगता है कि आपको काफ़ी हद तक मदद मिलेगी। मैंने आपको अपनी सारी स्ट्रेटजी तो बता दी, इन सब के साथ आपको कुछ चीज़ें और फॉलो करनी चाहिए। जैसे कि मैंने जो फॉलो किया, मंथली, वीकली और डेली का रूटीन। डेली का रूटीन आप सुबह उठते ही अपने सामने टेबल पर चिपका दीजिए, और वहाँ पर आपको रूटीन ऐसा बनाना है जो शाम तक कंप्लीट हो जाए। ऐसा नहीं कि आपने महत्वाकांक्षा में तो बहुत बड़ा आपने रूटीन बना दिया और शाम तक वो कंप्लीट ना हो पाए, फिर आपके रूटीन ऐसे ही हमेशा बनेंगे जो कंप्लीट नहीं हो पाते। इसीलिए आपको ऐसा रूटीन बनाना है जो शाम तक कंप्लीट हो जाए। और आपको जैसे 2 घंटा पॉलिटी पढ़ना है, 2 घंटा इकोनॉमी पढ़ना है, तो जो भी चीज़ें हैं 2 घंटा होने के बाद उसको टिक हो जाना चाहिए। अगर वो नहीं हो रहा है तो आप समझिए आप अपने रिजल्ट से दूर जा रहे हैं।
तो आपको फर्म डिटर्मिनेशन रखना पड़ेगा, आपको डिसिप्लिन्ड वे में तैयारी करनी पड़ेगी, और साथ ही साथ सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको मार्केट में बहुत सारे मटेरियल मिलेंगे, लेकिन आपको जितनी चीज़ें मैंने बताई अगर आप इस पर रिस्ट्रिक्टेड रहे तो मुझे लगता है कि सिलेक्शन आपका तय है, बस डेट डिसाइड होना बाकी है। इन सब के साथ बीच में आपको असफलताएं मिलेंगी। असफलता सफलता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, लेकिन इन सब से निराश नहीं होना। अगर आप राइट ट्रैक पर हैं तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आप एक बार प्रीलिम्स फेल होते हैं, मेंस फेल होते हैं, इंटरव्यू फेल होते हैं, कोई बात नहीं, 100% आपका सिलेक्शन होगा। और इसके लिए मुझे जो लगता है कि आपको बीच बीच में मोटिवेशन कौन प्रदान करेगा? मोटिवेशन आपको प्रदान करेगा कि आपने सिविल सर्विस में आने की एंट्री क्यों ली थी। वो जो क्यों का जवाब है अगर आपके पास हमेशा तैयार है, तो जब भी आप मोटिवेशन आपको डाउन फील हो तो आप वो लाइन याद करें कि आप क्यों आए थे, तो मुझे लगता है कि आप फिर अपने पाथ पर आगे बढ़ जाएंगे। मुझे जो लगता है जयशंकर प्रसाद की जो लाइन है कि वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, पथ में बिखरे यदि सूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, धाराएं यदि प्रतिकूल न हो। तो सिलेक्शन का तो आपको मज़ा तभी मिलेगा जब जो कंपटीशन है काफ़ी स्ट्रांग हो, तब आप अच्छी मेहनत करेंगे, अच्छे तरीके से मेहनत करेंगे और आप ज़रूर सफल होंगे। इसके साथ ही मैं आप लोग को आपके भावी सिलेक्शन के लिए अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।